कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल क्या है? ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार किसी भी तंत्र के प्रत्येक घटक में कुछ स्वतंत्र ऊर्जा होती है जो उसे कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। परासरण की क्रिया में भी जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से अंदर या बाहर गति करते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें अणुओं की गति की दिशा झिल्ली के दोनों ओर उपस्थित जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। यदि हम शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा देखें तो वो शून्य के बराबर होती है। इसका मान शून्य होता है और इसको हम जल विभव कहते हैं। किसी भी कोशिका का जल विभव विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब के बराबर होता है। इट इज़ इक्वल टू दी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और सक्शन प्रेशर। जल के अणु प्योर वाटर के अणु का जो जल विभव होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें सॉल्यूट्स मिलाते चले जाते हैं या वो विलयन की अवस्था में आने लगता है तो जल के मुक्त अणुओं की मुक्त ऊर्जा कम होती चली जाती है और जो उसका मान होता है वो ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ चलता चला जाता है। अब जल विभव के घटक कौन कौन से हैं? जल विभव के 3 घटक होते हैं। पहला है सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको कि साई एस से डिनोट करते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? विलय की उपस्थिति में जल विभव को कम करने वाली मात्रा को विलय विभव या सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं और इसका मान ऋणात्मक होता है। दूसरा विभव होता है दाब विभव या प्रेशर पोटेंशियल्स, जिसको कि हम साई पी से डिनोट करते हैं और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो इस तरीके से कर सकते हैं कि कोशिका में जल के प्रवेश से उसकी भित्ति पर कोशिका की अंतर्वस्तुओं या ऑर्गेनेल्स या साइटोप्लाज्म और उसके कंपोनेंट्स से जो दाब उत्पन्न होता है, जिसको कि टर्गर प्रेशर कहते हैं, ये जल विभव को बढ़ाता है और इसको हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं और इसका मान क्योंकि विपरीत दिशा में इसलिए ये धनात्मक होता है। देन देयर कम्स द मेट्रिक पोटेंशियल या साई एम। जल के अणु जिस चीज़ के ऊपर अधिशोषित होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। प्लांट सेल के केस में मैट्रिक एक्चुअली सॉइल पार्टिकल्स वगैरह होते हैं या कोशिका भित्ति होती है, उसके ऊपर जो जल के अणु एड्जॉर्ब होते हैं, अधिशोषित होते हैं, उनके कारण मैट्रिक पोटेंशियल होता है। सो इन केस ऑफ प्लांट सेल मैट्रिक पोटेंशियल को नहीं माना जाता। तो इस केस में जो डीपीटी था वो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रग प्रेशर होता था, लेकिन इन केस ऑफ पोटेंशियल साई इज इक्वल टू साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। साई एम कोशिका के केस में शून्य माना जाता है, इसलिए साई इज इक्वल टू साई एस एंड साई पी, यानी कि प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल। लेकिन साई एस का मान ऋणात्मक होता है और साई पी का मान धनात्मक होता है। तो यदि हम फुल्ली टर्जिड सेल में देखें तो साई का वैल्यू ज़ीरो होगी, बिकॉज साई एस साई पी के बराबर होगा फुल्ली टर्जिड सेल में। जैसे कि एक कोशिका में साई एस का मान कितना है? नेगेटिव होगा, -12 है, और साई पी का मान उसके अपोजिट होगा, यानी कि वो पॉजिटिव होगा, तो +12 हो जाएगा। तो साई इज इक्वल टू -12 + 10 इज इक्वल टू 0। अब श्लथ कोशिका अगर है
तो उसमें साई पी की वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे केस में साई इज इक्वल टू साई एस सॉलिड पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर साई पी 0 है, साई एस जो होता है वो -12 एटमॉस्फेयर्स होता है, तो साई इज इक्वल टू -12 एटमॉस्फेयर, यानी कि इसका मान शुद्ध जल के मान से कम होगा। और ऐसी सेल के अंदर जल तब तक प्रवेश करता रहेगा जब तक कि वो टर्जिड स्टेट में नहीं आ जाती। अब जीवद्रव्य कुंचित सेल जो होगी उसमें साई एस -12 एटमॉस्फेयर है सॉलिड पोटेंशियल, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव ना हो करके माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि वो जीवद्रव्य कुंचित है, तो वो -2 एटमॉस्फेयर हो गया, तो साई की वैल्यू हो जाएगी -14 एटमॉस्फेयर्स। -12 प्लस -2 इज इक्वल टू -14। So this is about the water potential. अगर हम ऑस्मोसिस के महत्व को देखें तो 3 इम्पॉर्टेंट महत्व हैं ऑस्मोसिस के। पहला है पौधों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करना और पौधों के अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवेश होना। दूसरा, कोशिकाओं की टर्जिडिटी से ऑस्मोसिस को नियंत्रित रखना, किसी की भी टिश्यू के आकार में जीवद्रव्य की सक्रियता को, पर्णरंध्रों की गति को नियंत्रित करना। स्टोमेटल मूवमेंट में गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी को बनाए रखना। युवा और वृद्धिशील कोशिकाओं की वृद्धि जो होती है वो भी परासरण द्वारा होती है। क्यों? क्योंकि केवल टर्जिड सेल्स जो होती हैं उन्हीं के अंदर सेल डिवीजन होता है। तो अगर ऑस्मोसिस नहीं होगा तो सेल टर्जिड स्टेट में नहीं आएगी, तो उनके अंदर डिवीजन नहीं होगा, और जब डिवीजन नहीं होगा तो कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होगी। अब जो मैंने आपको बताया था कि परासरण और विसरण दोनों में अंतर क्या होता है, ऑस्मोसिस के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना ज़रूरी है, जबकि डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स के अंदर होता है, जबकि डिफ्यूजन गैसेस, सॉलिड और लिक्विड्स तीनों में होता है। ऑस्मोसिस में विलायक के अणुओं का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ होता है, जबकि डिफ्यूजन में कोई भी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की तरफ गति करते हैं। ऑस्मोसिस केवल लिविंग सेल्स में होता है, जबकि डिफ्यूजन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। सो दीज आर अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। थैंक यू।